Hello, welcome to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार प्रिय भैया बहन, आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं रानी कुमारी, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, रेंगबांध, सीतामढ़ी। आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके इसके लिए विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में मैं कक्षा 9वीं के विषय इतिहास का अध्यापन कार्य करने जा रही हूँ। कक्षा 9वीं का सबसे पहला चैप्टर इतिहास का है फ्रांसीसी क्रांति। सबसे पहला चैप्टर का अध्ययन हम आज शुरू करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो चलिए, आज जिस तरह की हम वातावरण में जी रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं, जिस तरह से हम स्वतंत्र हैं और सभी प्रकार की हमें सुविधा प्राप्त हुई है, वह आज से पहले नहीं थी। अगर हम बात करते हैं 16वीं शताब्दी की, 17वीं शताब्दी की, या भारत की ही बात करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करते हैं, जो आप कक्षा 8वीं के पुस्तक में पढ़े हैं, तो आपको यह जरूर याद होगा कि कक्षा 8वीं में भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। और उस औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किस तरह से हमारे पूर्वजों ने और अपनी जान की बाजी लगाई थी और किस तरह से संघर्ष करके देश को आज़ाद किया था, तब जाकर हमें स्वतंत्रता और समानता मिली थी। इस तरह से हम संपूर्ण विश्व की बात करेंगे कि तो किसी भी देश को सीधे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुआ है, लंबे संघर्षों के बाद उसे स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है। आज हम जिस तरह से स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं, इस तरह से पहले नहीं थी। हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए, हम सबसे पहले यह जानते हैं, यह देखते हैं कि फ्रांस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को। और फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? कोई भी क्रांति क्यों होती है? क्रांति तभी होती है जब जनता असंतुष्ट होती है, जनता को उसकी मूलभूत सुविधा प्राप्त नहीं होती है, तब जाकर कोई भी क्रांति होती है। तो इसी तरह से फ्रांस में भी जनता क्या थी? असंतुष्ट थी। और जनता के असंतोष होने के कारण, जनता में असंतोष होने के कारण फ्रांस में क्रांति हुआ। फ्रांस का जो सम्राट था वह निरंकुश सम्राट था, और निरंकुश होने के कारण वहाँ की जनता को किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होती थी। फ्रांस की जनता को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। और फ्रांस का जो मुख्य भोजन था वह था पाव रोटी। क्या था मुख्य भोजन? पाव रोटी। और पाव रोटी जो था वह भी जनता को सही तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा था। क्यों नहीं प्राप्त हो रहा था सही तरीके से? क्योंकि पाव रोटी की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब इसके भी पीछे कई कारण होंगे क्यों पाव रोटी की कीमत बढ़ती जा रही थी। इसका क्या मुख्य कारण था? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था, किस तरह से हुआ था। क्रांति की शुरुआत सबसे पहले फ्रांस के पेरिस शहर नगर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पेरिस नगर से। और पेरिस नगर में एक बास्तिल का किला था। बास्तिल का किला था जिसे क्रांतिकारियों ने तोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि बास्तिल का किला जनता का क्या था? घृणा का केंद्र था। क्या था? जनता का घृणा का केंद्र था। क्यों घृणा का केंद्र था? क्योंकि बास्तिल का किला जो था वह एक प्रकार का जेल था जिसमें भारी मात्रा में हथियार रखा गया था। क्या रखा गया था? हथियार रखा गया था। और उसमें कैदियों को भी बंद करके रखा गया था। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो बास्तिल के किला को तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि यह घृणा का केंद्र था और इसमें ढेर सारे हथियार रखे गए थे, जिसको क्रांतिकारियों ने लूट लिया और उसमें बंद कैदियों को छुड़ा लिया। वो कैदी नहीं थे बल्कि भोली भाली जनता थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अगर राजा के विरोध में कोई भी बात होती थी तो उनको बंद कर दिया जाता था। इस तरह से इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसको जानने के लिए हम 18वीं शताब्दी की जो फ्रांसीसी समाज था उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम यह जान लेते हैं कि 18वीं शताब्दी में किसका शासन था, 16वीं शताब्दी में किसका शासन था, 17वीं शताब्दी में किसका शासन था। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वह लुई 16 के बारे में पढ़ेंगे। और
लुई 16 से पहले लुई 15 और लुई 14 के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। लुई 14 1643 से लेकर 1715 तक शासन किए थे। लुई 15 अर्थात 17वीं शताब्दी में लुई 14 1643 से लेकर कब से कब तक, 1643 से 1715 तक अर्थात कितने वर्षों तक, 70 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था। 70 वर्षों तक शासन किया था। कौन, लुई 15। अब 70 वर्षों में उन्होंने बहुत सारा युद्ध लड़ा था। सॉरी, लुई 15 नहीं, लुई 14। 70 वर्षों में उन्होंने बहुत सारा युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में संपूर्ण रूप से वह ऐसे तानाशाह शासक बन गए थे, इस तरह से, बल्कि पूर्ण रूपेण कहिए कि वह पक्का तानाशाह शासन थे और सारे जो पावर था वो अपने हाथ में रख लिए थे, केंद्रीकृत कर लिए थे, ताकि किसी भी तरह का पावर दूसरे लोगों के हाथों में ना जाए। उसके बाद 1715 से लेकर 1715 से 1774 तक कौन हुए, लुई 15 हुए। लुई 15 का शासनकाल हुआ। 1774 तक किनका शासनकाल हुआ, लुई 15 का शासनकाल हुआ। इन्होंने भी फ्रांस और इंग्लैंड, मतलब लुई 15 ने इंग्लैंड से 7 वर्षों तक युद्ध किया। कितने वर्षों तक युद्ध किया, 7 वर्षों तक युद्ध किया, 7 वर्षों तक। और इस 7 वर्षों के युद्ध में इनका भी खजाना खाली हो गया। उसके बाद हम आते हैं अपने जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, लुई 16, इनके बारे में देखते हैं। जब लुई 16 1774 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे, उस समय हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उस समय फ्रांस का जो राजकोष था वह बिल्कुल खाली था। अब हम लोग फ्रांस के जो मुख्य शासक है लुई 16, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो कब राजगद्दी पर बैठे, 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में जब फ्रांस का सम्राट लुई 16 बने, उस समय राजकोष बिल्कुल खाली था और वह बर्बन राजवंश के थे। किस राजवंश के थे, बर्बन राजवंश के थे। और उनकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुई थी। मेरी एंटोइनेट से हुई थी। ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी मेरी एंटोइनेट, वह राजा को बिल्कुल गलत सलाह देती थी, अर्थात फ्रांस की महारानी फ्रांस के सम्राट को बिल्कुल गलत सलाह देती थी। और ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस की जो राजकोष था, उस राजकोष का बहुत सारा धन, एक तो धन था ही नहीं और जो था भी उसका बहुत सारा हिस्सा महारानी के श्रृंगार पर खर्च होता था। अर्थात राजमहल में, वर्साय में अत्यधिक फिजूल खर्ची होती थी और इस फिजूल खर्ची के कारण दिन प्रतिदिन कोष खाली होता जा रहा था और राजा सम्राट कर्ज के तले दबते जा रहे थे। इस कर्ज का एक और मुख्य कारण हो गया था कि अमेरिका के 13 उपनिवेश को ब्रिटेन से आजाद कराया गया था लुई 16 के शासनकाल में। और इस आजादी के समय में 10 अरब लिब्रे का कर्ज लिया गया था। 10 अरब लिब्रे का कर्ज लेकर सम्राट फ्रांस अमेरिका को के 13 उपनिवेश को आजाद कराया था। लिब्रे का मतलब फ्रांस की मुद्रा होती है। तो इस तरह से फ्रांस का जो सम्राट था वह कर्ज के बोझ में दबता गया और उसकी स्थिति काफी दयनीय होती चली गई। जितने भी कर्जदार थे उनसे लगातार पैसे की मांग कर रहे थे और राजा पैसा देने की स्थिति में नहीं था। अब चलिए फ्रांस की जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में हम जानेंगे। फ्रांस की सामाजिक स्थिति जो है उसको फ्रांस के समाज को स्टेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्टेट कहा जाता था। फ्रांस के समाज को स्टेट कहा जाता था और यह स्टेट जो था वह 3 वर्गों में बांटा गया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो फ्रांस का जो सम्राट था वह किस प्रकार से फ्रांस का जो सम्राट था वह 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर जिस समय बैठा उस समय फ्रांस का राजकोष बिल्कुल खाली था और फ्रांस के राजकोष खाली होने के कारण वह काफी कर्ज में डूब गया था। कर्ज में डूबने के कारण जनता पर लगातार टैक्स बढ़ा रहा था और टैक्स बढ़ने से जनता में काफी असंतोष हो गया था, जिसके चलते फ्रांस में क्रांति हुई थी। अब हम आगे पढ़ेंगे, अगले कक्षा में पढ़ेंगे कि इस स्टेट में कौन कौन लोग आते थे और स्टेट का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया था।
आज इतना ही। हम सब भैया बहन जो गृह कार्य इसमें हम डाल रहे हैं उसको आप जरूर देखेंगे। गृह कार्य देखकर आप पूरा करेंगे, एक कॉपी बना लेंगे, उस कॉपी में आप अपना गृह कार्य को लिखते रहेंगे। पुनः विद्यालय खुलने पर सभी भैया बहन अब नियमित रूप से अपना गृह कार्य का अवलोकन भी करवाएंगे। आप सब घर में रहकर अपनी पढ़ाई को पूरी करें। आप बहुत अच्छे से पढ़ें, यह हमारी शुभकामना।